आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, अब धीरे धीरे आम सभा चुनाव का सियासी जंग अपनी परिणति की ओर बढ़ चला है। अब देश में केवल 2 चरणों के चुनाव शेष बचे हैं। अगले 2 चरणों यानी छठे और 7वें चरण में 115 लोकसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है। इसमें से छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट समेत 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 58 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। दोस्तों, आज हम इसी छठे चरण के सियासी रण पर एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करने वाले हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस छठे चरण के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में एक छत्र राज रहा। सर्वाधिक 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, जबकि बहुजन समाज पार्टी 4, बीजू जनता दल को 4, समाजवादी पार्टी को 1 सीट आजमगढ़ में सफलता मिली, जो उपचुनाव में बीजेपी के पाले में चली गई। जहां तक बात की जाए उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचली सियासी जंग की, तो इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प बना रहे हैं। इसमें आजमगढ़ से भोजपुरी अभिनेता गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात की जाए, यादव परिवार से धर्मेंद्र यादव, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा जो बीएसपी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी में आए, संत कबीर नगर से मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद की बात की जाए, या फिर जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे चेहरे शामिल हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पूर्वांचल में बाहुबलियों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, लेकिन पूर्वांचल के जंग में बाहुबलियों का मामला ठंडा ही नजर आ रहा है। मुख्तार और अतीक का आतंक समाप्त हो चुका है। धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह सरीखे इक्के दुक्के बाहुबली या तो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी का। दोस्तों, इन सब के बीच एक फैक्टर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भी है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब ये जो सियासी हलचल है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की बात हो या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल की जनसभाओं के सियासी मंच पूर्वांचल के रण में पूरी तरह से सज चुका है। चलिए हम चर्चा पर चलें, उसके पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। तो आपने सुना किस तरह से सियासी मंच से लगातार दावेदारी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे। पूर्वांचल में कई सभाओं को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सोच विघटनकारी है। जो 2 शहजादे सपना देख रहे हैं, 4 जून को जनता इन्हें नींद से जगाना चाहती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि 5 चरणों के चुनाव के बाद एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। राम भक्त भारत को ताकतवर बना रहे हैं और रामद्रोही देश का विरोध कर रहे हैं। रामद्रोही जातिवादी परिवारवादी राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने तो अव्यवस्था और अराजकता का ठेका ले लिया है। यानी कुल मिलाकर के लगातार हर मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो माहौल को काफ़ी गर्मा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे पास प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मयंक जी मौजूद हैं स्टूडियो में, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं मयंक त्रिवेदी जी। नितेंद्र सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हम अपने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पंकज रस्तोगी जी का स्वागत करना चाहेंगे, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। पंकज जी, जाहिर सी बात है आपने सियासी मंच से सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है। ये जो अगले 2 चरणों का मतदान होना है, पूर्वांचल की 27 सीटें और देश के 115 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इसमें क्या कुछ आपको नतीजे दिख रहे हैं? देखिए संजय जी, एक बात ये तय समझ लीजिए कि जो ये 2 चरणों के चुनाव होने जा रहे हैं, 6वें और 7वें चरण के, इसमें 115 सीटें, 115 सीटों में 75 सीट एनडीए के पास। तो 75 सीटों के साथ 2019 में एनडीए आगे रहा था। और इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से डिलीवर करने का काम किया, जनमानस ने उसको देखा है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुद्रा लोन हो। 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, जिसमें 70% युवा आबादी थी, जिसको विदाउट कोलेटरल 70% लोगों को युवा लोगों को लोन दिए गए। और उसमें रोजगार की, जो बेरोजगार के लोग बात करते हैं, बेरोजगारी का पैमाना कोई सरकारी नौकरी नहीं होता है। तो 42 करोड़ लोगों को जो लोन मिले 8% ब्याज पे सालाना, तो उन्होंने अपने रोजगार ही लगाए और कितने लोगों को रोजगार दिया। तो ये भी इस तरह की बातें हैं। और दूसरी बात है कांग्रेस का कमजोर होना, ये भी जो है एक देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस 2019 के बाद भी जागी नहीं। कांग्रेस ने लगातार 2014 के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हारा, 2019 का लोकसभा चुनाव हारा, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी। तो कांग्रेस का लगातार धराशायी होना भी इस बात का परिचायक है। आज कांग्रेस की स्थिति देखिए, एक पीछे लगने वाले दल की तरह है। उत्तर प्रदेश में मात्र वो 17 सीटों पर लड़ रही है, बिहार में वो लालू यादव का सहयोगी दल है। तो कांग्रेस जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका एक जनाधार होता था, आज वो कहीं भी जो है इस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। और कांग्रेस एक नीचे की ओर ग्राफ उसका जाता दिखाई दे रहा है। और इस बार के चुनाव में भी कोई मिराकल होने नहीं जा रहा, क्योंकि ये चुनाव डिलीवर वर्सेस अनडिलीवर का है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में जो डिलीवरी करने का काम किया, जनमानस उसको देख रहा है। और दूसरी चीज है कि महिला मतदाता, 47 करोड़ महिला मतदाता है 97 करोड़ में से, तो महिला मतदाता भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कारक है। और महिला सशक्तिकरण की ओर जितना भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया, और जिस तरह से उसने आज वहां बनारस में जो प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए एक सम्मेलन रखा था। उसमें उन महिलाओं को तमाम जो चीजें दी गई उसको भी दर्शाया, और महिला ही संचालक थी, महिला ही सब कुछ थी। तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी जरूर क्या नाम है महिला है, लेकिन वो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकामयाब रही। 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हमने देखा है कि उनकी जो प्रियंका चतुर्वेदी जो थी, वो देखिए वो महिलाओं लड़कियों लड़ सकती हो, वो ब्रांड एम्बेसडर थी, वो छोड़ के भाग गई। तो इस तरह से जो इस, और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने सिर्फ जो है जिस तरह से बातें वो करते हैं, अब इस बार ये बोल रहे हैं कि 79 सीट जीतेंगे 80 में से, तो इस तरह की अनावश्यक बात करना। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था 2022 में वो 403 में से कहते थे कि हम 400 सीटें जीतेंगे। लेकिन पंकज जी एक सवाल ले लीजिए भाई, बीजेपी भी तो 400 पार का नारा दे रही है, तो सारे सियासी दल तो बढ़ चढ़ कर दावेदारी करते हैं, बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो उसको अनावश्यक कैसे बोल देंगे? फिर तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अनावश्यक बोला जाएगा। आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा था 403 में हम 400 सीटें जीतेंगे, तो उसमें आपने 3 सीटें मात्र विपक्ष के लिए छोड़ी थी। और अब की जो है आप बोल रहे हैं कि मैं 79 सीट मतलब 1 सीट विपक्ष के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें करना। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से 2012 से 17 में 700 से अधिक दंगे हुए, और अभी देख लीजिए कि उनके फूलपुर में सभा हुई, जिस तरह से वहां पर ढींगा मुश्ती हुई, जिस तरह से कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए, वहां पर कुर्सियों को फेंका तोड़ा, और उसके बाद जो है अभी
मैनपुरी की सभा में डिंपल यादव भाषण दे रही थी, उसके बाद बीच भाषण में ही भगदड़ मची, मंच पे लोग चढ़ गए और तोड़फोड़ किया। तो ये सब चीजें पब्लिक जो ये तो समाजवादी पार्टी जनता का अति उत्साह बता रही है ना। देखिए पब्लिक जो एक देने का मूड बनाती भी है तो पब्लिक इससे विमुख हो जाती है। बहुत सी जनता इन सब चीजों को पसंद नहीं करती है, तो ये तय मान के चलिए। तो इसलिए इन सब चीजों के साथ, और दूसरी बात, चुनाव डिक्लेयर होने के 15 दिन बाद ये दो राजकुमारों की जोड़ी, जो युवाओं की जोड़ी ने प्रचार शुरू किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कम से कम हम लोग युवराज ना बोले, लेकिन पत्रकारिता हाँ, का लेकिन इन लोगों ने भी देखिए, दो युवाओं ने की जोड़ी ने भी एक जो है काफी दिन बाद चुनाव प्रचार प्रसार शुरू किया। तो ये सब भी चीजें देखने लायक हैं। इसलिए देखिए निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, अभी तक योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज कायम किया और जिस तरह से वो रोजाना मीटिंग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनमानस उसको भी देख रहा है। तो इन सब चीजों से अभी तो बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भीड़ का पैमाना लेकर के मैं पंकज जी साफ तौर पे कर दूं कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल यादव हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सब में भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोकतंत्र के महापर्व के लिए बेहतर कहा जाएगा। प्रदीप जी, राष्ट्रीय मुद्दे, आपकी बात आ गई, ये राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर चुनाव होता है। पंकज जी आपकी बात आ गई, 61% वोट बीजेपी को मिले थे। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, क्योंकि आपको विश्लेषण करना है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोलना है। प्रदीप जी भाई, आपसे हम चर्चा की शुरुआत कर लें। भाई अब 115 सीटों का रण बचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 में इसमें से ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खेमे में थी। आपके पास पाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है साहब। संजय जी, पहली बात, प्रियंका चतुर्वेदी जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर नहीं थी। प्रियंका मौर्य, सॉरी, तो प्रियंका मौर्य नहीं, सॉरी, प्रियंका मौर्य नहीं, शुद्ध कर लिए, प्रियंका मौर्य। आप शुद्ध करिए, आपने प्रियंका मौर्य, ठीक है, ठीक है। अब आगे बात आ जाने दीजिए। हाँ, प्रियंका मौर्य। हाँ, तो देश के देखिए 2014 और 2019 का चुनाव, देश के शहंशाह ने देश से 50 रुपए में पेट्रोल और 30 रुपए में डीजल, किसानों की आय दुगनी, नौजवान बेरोजगार नौजवानों को 20 करोड़ रोजगार, ये वायदे किए थे देश के साथ। तो 50 रुपए का पेट्रोल की बात करते करते एनडीए यूपीए सरकार ने जो 55 रुपए का पेट्रोल छोड़ा था, उसको इन्होंने 100 के पार कर दिया, लगभग 100 कर दिया। 35 का डीजल करते करते 100 तक डीजल बढ़ा दिया। बेरोजगार नौजवानों को 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही और 12 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिए। अब जो है इस महिला संरक्षण की बात करते हुए उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते करते ये कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद के पीछे खड़े नजर आए। निश्चित तौर पे 2014 का ये वादा था। 2019 में पुलवामा और बालाकोट का इमोशनल अटैक था। निश्चित तौर पर देश राष्ट्रवाद पर वो वोट कर रहा था, उस पर वो आपको वोट मिला। लेकिन आज देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिला आपसे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। रिपोर्ट कार्ड आपका ये है, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया आपने, 27 रुपए प्रतिदिन उसकी आय कर दी, 74,000 रुपए उस पर कर्जा कर दिया। महिला सुरक्षा पर बात करते करते चिन्मयानंद से लेकर प्रज्वल रमन्ना तक आप पहुंच गए। निश्चित तौर पर नौजवानों की बात करते करते आपने 20 करोड़ रोजगार की बात की और 12 करोड़ रोजगार छीन दिए। अब इतना ही नहीं, अब आप उसके बाद आपके नेता निकल कर जब ये कहते हैं कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, तो जो 400 पार आप कहते हो, तो आपके आदरणीय लल्लू सिंह जी कहते हैं 400 से ज्यादा सीटें दो क्योंकि हमको देश का संविधान बदलना है। आपके अरुण गोविल जी कहते हैं 400 से ज्यादा सीटें दो क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े जी कहते हैं 400 से ज्यादा सीटें तो देश का संविधान बदलना है। लोगों ने क्यों बदलना है? देश से आरक्षण समाप्त करना है। इसलिए कहते हैं क्या मोहन भागवत से लेकर मनमोहन वैद्य तक हो और इनके सारे नेता हैं जो आरक्षण के विरोध में लगातार इनके बयान आते रहे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो आईडी है, जो साइट है, उस पर भी जो लेख लिखे हुए हैं, उस पर एक लेख है जिस पर आरक्षण के विरोध में उनका पूरा एक लंबा लेख है। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का अपनी आईडी है, अपनी उस पर ये लेख। हाँ, लेकिन आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत का बयान आ गया था। इससे ज्यादा उनकी आईडी पे आप खोल लीजिए। उनकी आईडी पे आज भी आपने पिछले बार बताया था तो मैंने वो पढ़ा था। लेकिन इससे ज्यादा इन आरोपों का जवाब देना जरूरी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि 4 जून को ये 2 शहजादे जो सपना देख रहे हैं, जनता उसे तोड़ देगी।
इस आरोप का जवाब देश दीजिए। के शहंशाह ने क्या 20 करोड़ रोजगार दे दिया, इसलिए तोड़ देगी? क्या 50 रुपए का पेट्रोल देश के शहंशाह ने बेच दिया, इसलिए तोड़ देगी? 30 रुपए का डीजल बेच दिया, इसलिए तोड़ देगी? महिला सुरक्षा में प्रज्वल रविन्ना को इन्होंने निकाल दिया, इसलिए दे देगी? कुलदीप सेंगर को इन्होंने निकाल दिया, इसलिए दे देगी? चिन्मयानंद को इन्होंने निकाल दिया, इसलिए दे देगी? ब्रजभूषण शरण सिंह को इन्होंने निकाल दिया, इसलिए दे देगी? और जो सीतापुर या लखीमपुर में जो महिला नेत्री का चिन्हरण हुआ था, उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने निकाल दिया, इसलिए दे देगी? भैया बनारस में इनके कार्यकर्ताओं द्वारा बनारस की बेटियों का उत्पीड़न किया गया था, उन कार्यकर्ताओं को जिसकी प्रोन्नति उन्होंने की थी, क्या उस पर कोई बयान देश के प्रधानमंत्री का है, इसलिए निकाल देगी? बनारस से अगर बात कर रहे हैं तो बनारस के कालीन उद्योग चरमराता जा रहा है, प्रदीप जी, प्रदीप जी, अगर उस पर उन्होंने कोई सहायता प्रदीप जी, अगर अलग अलग सरकारों के हम लोग फेरिस्त निकालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना कि पैर दलदल में रखने वाली बात हो जाएगी, सब लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। रिपोर्ट कर आज तक बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है? आप बताइए देश के प्रधानमंत्री पहले चरण में दूसरे लोगों को जोड़ लें, भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप जी पहले चरण में दूसरे लोगों को जोड़ लें। मयंक जी, भाई जो दावा हो रहा है, क्या वाकई 2 शहजादों का सपना 4 जून को टूट जाएगा? राजन जी, आपने अपने इंट्रोड्यूसिंग कमेंट में एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी और वहीं पे क्लियर हो गया था। आपने एक चीज़ कही थी कि पूर्वांचल से जो बाहुबलियों का आतंक है वो खत्म हो चुका है। आपने इस चीज को खुद कहा, और वो आतंक खत्म करने वाला कौन है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आतंक खत्म वक्त करने होता वाला था कौन जब है? 16 बाहुबली होते थे सांसद। तो ये आतंक खत्म करने वाला इन 10 सालों में कौन है, ये भी सबके सामने है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से आतंक को खत्म किया है, बाहुबलियों का वर्चस्व वहां पे खत्म हुआ है, तो जनता को ये डिसाइड करना है कि वो सुशासन के साथ जाएगी या कुशासन के साथ। और मुझे जनता पर इतना भरोसा है कि वो इस चीज को देख रही है कि कौन समाज के हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने पंकज जी से कहा कि भीड़ जो है सबके सभा में आ रही, चाहे मोदी जी की सभा में हो, चाहे अखिलेश जी की सभा में हो, सबकी सभा, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की रहती है कि समाजवादी पार्टी के कुछ जिम्मेवारी प्रशासन की भी रहेगी। नहीं, प्रशासन की रहती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या उस पार्टी के नेताओं की भी रहती है कि उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। असल में तो लेकिन जो मुझे सूचना मिली थी, प्रयागराज की बात कर ली जाए या जो सेकंड रैली जो अखिलेश यादव की थी, उसमें जो भीड़ नियंत्रित हुई थी, शासन प्रशासन थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त नहीं था। जी अगर पंकज जी एक मिनट जरा बोल, अगर शासन प्रशासन, देखिए हालांकि ऐसा तो नहीं है कि शासन प्रशासन वहां पर नहीं था या दुरुस्त नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और शीर्ष नेतृत्व की भी रहती है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन जिस पार्टी की मूल विचारधारा में ही ये इस तरीके का उपद्रव करना लिखा हो, तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? भाई मैनपुरी में हुई, अभी कल आजमगढ़ में भी यही चीज हुई कि वहां पर भी उपद्रव हुआ। तो जिस पार्टी का मूल विचारधारा ही इस तरीके से बनी हुई है, उससे आप एक अच्छी सभा की उम्मीद नहीं कर सकते। वहां पर कई लोग को जो है हताहत हुए, कई लोग घायल हुए, तो बड़ी मतलब अजीब स्थिति थी, पहली चीज। दूसरी, अभी कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जो है ये समझा रहे थे, सारी चीजें इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही, ठीक है। तो अब ये जिस पार्टी के साथ हैं, उस पार्टी के मुखिया नेताजी, स्वर्गीय नेताजी अब नहीं है, उनका क्या स्टेटमेंट था, ये प्रदीप जी को भी बड़ी अच्छी तरह याद होगा। आज ये उसी पार्टी के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं के गठबंधन अरविंद केजरीवाल, आप स्वाति मालिवाल जो उन्हीं की पार्टी की सांसद है, उनके साथ हाथापाई होती है, उस पर अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक है। वो बेचारी अपनी जो है पुलिस से मदद मांगती रहती है। तो ये मतलब ये गठबंधन के मुखिया लोग हैं, जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये उन पार्टियों के साथ है। और सीधी सी बात है, देखिए मैं बताऊं आपको, जनता को डिसाइड करना है कि उनको किस तरफ जाना है, ये सीधी सी बात है। और 53 सीटों पे चुनाव हो चुका है। इन लोग की हताशा ये बता रही है, 53 की 53 सीटें। मयंक जी, आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पे कह रही है कि दिल्ली में चुनाव होना है, इसलिए स्वाति मालीवाल के मुद्दे को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, उनके साथ वही चीज है कि भाई अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है, उनको महाराष्ट्र ले गई है। संजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप अगर पीछे जाइए तो आम आदमी पार्टी का गठन किस मुद्दे पर हुआ था? सबसे पहला था कांग्रेस विरोध, ठीक है, कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं। आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ गलबैया खेल रही है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, ये तो बेमेल गठबंधन को लेकर के हम लोग तमाम तरह के सवाल करते हैं। आप ये देखिएगा 4 जून के बाद ये लोग किस तरीके से अलग अलग होंगे। अच्छा, एक चीज संजय जी, एक चीज भाई, अब आप समझिए, अखिलेश जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का, और इनके मुखिया अखिलेश यादव इस तरीके से बोलते हैं कि 17, बात को समझने का प्रयास करिएगा, कि 79 सीटों पे गठबंधन जीत रहा है। इसके मतलब, और एक सीट पे जिक्र किसका करते हैं? क्योटो का। क्योटो मतलब उनका एक व्यंग है
वाराणसी, और वाराणसी से चुनाव कौन लड़ रहा है? इनके कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे ठीक हैं। है। यानी पहले ही उस चीज को वो देख रहे हैं कि गठबंधन के होने के सियासतदानों के मन नहीं, से गठबंधन के होने के बावजूद आप ये समझिए कि वो पहले ही कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां नहीं जीतेगी, बल्कि गठबंधन धर्मी होता है कि 80 सीटों पे आपको अपने गठबंधन चलिए साथी का ठीक निभाना है, चलिए तो ठीक ये है, ये लोग तो सिर्फ आप मौका परस्त हैं और कुछ ये नहीं तो है। आप प्रदीप जी और 4 जून के और बाद इनका गठबंधन क्या में आप होगा ये दुराव सामने पैदा आएगा। करना चाह रहे हैं। ठीक है, नितिन जी, अपर्णा जी आपके पास आखिर में आएंगे, क्योंकि अभी सबका कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आप तो सत्तारूढ़ दल पे हैं और 400 पार का नारा भी है। नितिन जी, भाई साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अति उत्साह जिसको आप लोग बता रहे हैं, जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ करके मंच की ओर बढ़ जा रहे हैं, उसको आज योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रवी बता दिया है। देखिए, जिस तरीके से अभी एक समीक्षा आ रही थी, 2 लोगों ने मैंने देखा, एक तो पंकज जी को मैंने सुना ओपनिंग में, वो आप पत्रकार बता रहे थे, और मुझसे पूर्व जो भी वक्ता बोल रहे थे, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे, तो इन दोनों के वक्तव्यों को मैंने महसूस किया, और जिस तरीके की भाषणबाजी इन लोग बता रहे हैं और संस्कार बता रहे हैं, तो शायद इनको लगता है ये पार्टी के अंदर सांसद जी का जूता कांड भूल चुके हैं। ये तो पब्लिक थी, और पब्लिक में भीड़ का जो उत्साह और पीछे से जो रेला एक दूसरे को आया, वो नहीं संभला, जिसके चक्कर में बैरिकेडिंग टूटी और कार्यकर्ता मंच तक पहुंचे, और नेताओं ने बाकायदा उनको संभाला, कंट्रोल किया, वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। ये भीड़ थी, भीड़ का जो रेला आया, जो ये अनकंट्रोल। और आज मैं देख रहा हूं, मेरे पास जो रिपोर्ट आई हुई है, एक चैनल में इसको लेकर के डिबेट हो रही है, और उस पर डिबेट ये है कि पैसे देकर बुलाई गई भीड़ थी, और उस भीड़ को पैसे नहीं मिले, इसलिए पैसे मांगने के लिए वो मंच पे चढ़ गए। अब देखिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई चीज हो नहीं सकती है। पैसे लेके बुलाई जाने वाली भीड़ का हाल हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में, कैसे वो आंगनवाड़ी और कार्यकर्ती और आशा बहुओं को बसों में भर के और नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था, और इसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था, वो बेचारी लंच पैकेट के लिए झगड़ा करते घूम रही होती थी। ये हमने आज भी देखा और आज भी ये हो रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कार बता रहे थे, और अभी उनके समर्थक संस्कार बता रहे थे, तो उनको विधायक जी, सांसद जी का जूता कांड शायद याद नहीं है कि किस तरीके छोटी सी मीटिंग के अंदर, जिसमें मुश्किल से 20 लोग बैठे थे, और सांसद जी ने विधायक जी को, विधायक जी ने सांसद जी के ऊपर जूतों की बारिश की थी, उनकी काउंटिंग भी की गई थी, 1 2 3 आप लोगों ने मीडिया में चलाया था। तो ये संस्कारों की बात तो ना करें। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जिसको अपनी बेटी बताते हैं, उस बेटी के साथ शोषण करने वाला, बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री जी टिकट दे रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो बेटा उनका इस बार संसद में पहुंचेगा। जनता ने उसका फैसला तय कर दिया है। वो प्रधानमंत्री की बेटी के साथ जो शोषण करने वाले को दिल्ली की पुलिस ने बाकायदा आरोपी कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, और बड़ी बेशर्मी से प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, नारी बंधन करने वाले, वो बड़ी बेशर्मी के साथ उनके बेटे के लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगने जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती इस देश में। दूसरी बात, अभी हमारे साथी कह रहे थे शहंशाह और शहजादों की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी बहुत छाती ठोक करके कहते हैं शहजादे और शहंशाह। तो शहंशाह जब ये 74 साल का हो जाएगा, तो शहंशाह के बाद निश्चित रूप से गद्दी शहजादों के पास जाती है, दुनिया को पता है। तो अब शहंशाह के जाने का वक्त आ गया है, शहजादों को आने का वक्त आ गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का संयम टूट रहा है, बौखला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। दूसरा, आज तक जिनको मालीवाल तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हजारों महिलाएं, 1 2 नहीं, घटनाएं 1 2 सामने आती। मणिपुर में मां बोलने वाले अभी तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बंद है, और आज तक वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम कम से कम बोल दें। प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम, अरे भाई अमित शाह गए ना, केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए ना। अरे भाई, तो फिर गृह मंत्री क्या गए थे बताइए, क्या क्या कार्रवाई की? वहां के मुख्यमंत्री को हटाया क्या? दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? चलिए नितिन जी आपके पास आते हैं, पहले चरण में जाके रस्म अदायगी करना और कार्रवाई करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों को जनता जान चुकी है। और बार-बार सबसे ज्यादा जिस पर जोर दे रहे हैं, बार-बार जिस पर जोर दे रहे हैं, मोदी की गारंटी 80 करोड़ लोगों को। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। पहले चरण में जरा अपर्णा जी को भी जोड़ लेते हैं। हाँ जी, आज भाई, घड़ियाली आंसू आप लोग क्यों बहाती हैं अपर्णा जी? देखिए, ये जो अनर्गल बात है, इन पर ध्यान न दीजिए। मैं आपको सत्य बताऊं तो
कुछ विषयों पर ये चर्चा कर लें। मणिपुर की बात कर रहे हैं आप, मणिपुर पर अमित शाह जी गए, आप कह रहे हैं मणिपुर पर जब इनसे सदन में बात की तो ये वॉक ओवर कर जाते हैं। मणिपुर पर इनसे डिबेट में बात करो तो ये बीच में बोलने लग जाते हैं। मणिपुर की घटना पर लोगों पर कार्रवाई हुई है और ये सब देख रहे हैं। मणिपुर में जिस तरीके का हालात इन लोगों की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कर दिए गए हैं वो देखने लायक है। खैर, ये राजनीतिक विषय बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ महिलाओं की इज्जत और आबरू की बात है, इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए कृपया करके, मैं यही कहूंगी। रही बात के बेरोजगारी, महंगाई, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, महंगाई जो है अपने देश में 5% चल रही है इनकी सरकार में। जो मनमोहन सिंह आर्थिक के बादशाह माने जाते थे, अर्थतंत्र के जाने माने जानकार थे, जाने माने जाते थे, उनकी सरकार में 8 से 10%, 13%, कभी 10% से नीचे नहीं रही है। वही भारतीय जनता पार्टी की जो बात करें वहां 5% महंगाई चल रही है, बेरोजगारी 3% चल रही है। इनकी सरकार में स्टार्टअप थे 3095 नोट कर लीजिएगा, आज 95,000 स्टार्टअप है इनकी सरकार में। 11 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से सड़कें बनती थी, आज जो एक्सप्रेस वे का जो जाल फैला रखा है वो 37 किलोमीटर प्रति के हिसाब। एम्स को 16 एम्स दिए हैं, IIM दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर, आप सुरक्षा की बात तो मत ही कीजिए, समाजवादी पार्टी खासतौर से, जो पार्टी महिलाओं को अपनी ही पार्टी अपनी बहन और माँ बोलती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर है कि बहन और माता का दर्जा जाता है, इनकी समाजवादी पार्टी में भाभी का दर्जा दिया जाता है, और ये किसी से छिपा नहीं है। इनके अगर किसी समाजवादी पार्टी की नेता हो तो आप उनसे पूछ लेना, और उन्हें भली बात ही पता है, और ये पुरानी सभ्यता है। और महिला सशक्तिकरण पर आप बात मत कीजिए। जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो सरकारी काम दिए जाते हैं तो सरकारी काम करती है, किसी भी पार्टी को रैली में नहीं बुलाया जाता है। आपके यहाँ जो अराजकता, जो गुंडे हैं जो पार्टी के, जो आपकी रैलियों में आते हैं, वो गुंडे मंच पर चढ़ जाते हैं और आप बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की वजह से हुआ है। पुलिस पर भी तो लाठियां बांधी आपके कार्यकर्ताओं ने, तब मजबूर होकर पुलिस ने उनको रोका लाठियों द्वारा, क्योंकि वो ठीक है। अपर्णा जी, आपके तमाम आरोप प्रत्यारोपों का जवाब हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन इसके पहले लेना पड़ेगा एक अल्प विराम। विराम के उस पार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। तो ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। चलिए, सबसे पहले अपर्णा जी के सवालों का जवाब हम लेंगे प्रदीप से। प्रदीप जी, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाए गए, इसमें दो राय नहीं है। जो डाटा हम लोगों के पास उपलब्ध है, 2014 के पहले अगर महंगाई दर की बात की जाए तो करीब 11.कुछ% था, और अभी अप्रैल की बात की जाए जो महंगाई दर आया था वो 5.2 था, 5.2%। तो भाई अपर्णा जी जो कह रही हैं कि महंगाई आपके जो शासनकाल है UPA 1 UPA 2 से सस्ता था, और बेरोजगारी का भी उन्होंने आंकड़ा दिया, इन दोनों पर आप उनको जवाब दीजिए भाई।
अब आंकड़ों की बात करेंगे या ये कहेंगे कि 55 रुपए का पेट्रोल अगर 100 रुपए आवाज कम आ रही है राजन जी, मुझे इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अपर्णा जी की आवाज ठीक की जाए। हाँ, 55 रुपए का पेट्रोल जो 70 सालों में जो बात ये करते हैं उसमें 55 सालों में कांग्रेस की सरकार है, यूपी की सरकार ने 55 सालों में जो पेट्रोल 55 रुपए किया, आपने 100 कर दिया। 45 रुपए का डीजल किया, आपने 100 कर दिया। 55 रुपए की दाल की आपने 180 और 200 रुपए अरहर की दाल कर दी। 45 रुपए इन 55 सालों में 45 रुपए तक हम उड़द की दाल का रेट लेकर आए, आपने 180 और 200 के करीब कर दिया। चीनी हमने 7.5 15 रुपए की चीनी हमने दी 55 सालों में दी, और आज आप 45 रुपए 30 रुपए 35 और 45 रुपए में आप चीनी दे रहे हो। निश्चित तौर पर जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश जहाँ बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं रोजगार, पहले तो मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत ज्यादा है, युवाओं में प्रतिभा नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान है। दूसरी बात, आप जितने भी वांड निकालते हो सारी की सारी वांड घोटालों के बेट चढ़ा देते हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, पुलिस भर्ती घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला, नरकूप भर्ती घोटाला, लगातार जितनी भी वांड निकलती सारी की सारी घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। और उसमें भी आरक्षण का षड्यंत्रकारी तरीके से विलोपन करने की कोशिश होती है। आप ये देखिए, आप चाहे ठेकेदारी पता में, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, इस तरीके से चाहे शैक्षणिक संस्थान हो या जितने भी संस्थान हो उसमें इस तरह से भर्तियां कर रहे हैं जिसमें बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से देश से आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि आप देश में संविधान बदलने की बात करते हो, और संविधान क्यों बदलने की बात करते हो, इसलिए कि आप देश से आरक्षण समाप्त करने की बात करते हो, तो निश्चित तौर पर आपके नेताओं के बयान आते हैं और आपके कृत्य ऐसे हैं जिसमें साफ और स्पष्ट है इस देश से। और आपको पीडीए से इतनी घृणा है कि आदरणीय अखिलेश जी जो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो आपके गुंडे, भारतीय जनता पार्टी गुंडे के कार्यकर्ता उनको गंगा जल से उस मंदिर को धोने का काम करते हैं। अब बताइए, इतनी ज्यादा घृणा है आपको बैकवर्ड से, इतनी ज्यादा गड़ा। दलित नौजवान अगर घोड़ी पे चढ़कर अगर अपनी शादी करने जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ उसे आप लाठियों से पीटते हो, मुख्यमंत्री एक मिनट लाठियों से पीटते हो। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जब पूरा विपक्ष वहां पे पहुंचता है, वहां पे आंदोलन करने की बात करते हैं, तो उन्हें भी आप लाठियों से पीटते हो। इतनी घृणा है आपको देश के दलित समुदाय के लोगों से, बैकवर्ड समुदाय के लोगों से। इसीलिए हम कहते हैं आप आरक्षण समाप्त करने की आपकी योजना है, आप षड्यंत्रकारी तरीके से देश से चरम तरीके से आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो, और हम कतई ये होने नहीं देंगे। देश में संविधान बदलने की आपकी नाकाम कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। संविधान बदलना और आरक्षण समाप्त करना, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मुझे लगता है कि बहुत हास्यास्पद स्थिति में सियासी मंच पर जंग चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं रामद्रोही, जातिवादी, परिवारवादी राजनीति करते हैं। भाई, आप लोगों के ऊपर एक गंभीर आरोप है। नहीं, आप बताइए तो मुख्यमंत्री जी अपने उस आर्टिकल को निकाल के फेंक दें और कहते गलत तरीके से उनके आईडी पे चल रहा है। वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी बाकायदा वो आरक्षण की समीक्षा करते हो, गलत मतलब बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है जो आर्टिकल उनका आरक्षण के खिलाफ है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रदेश का मुखिया अपनी आईडी पर अगर इस तरह के लेख लिख रहे हैं, तो हम क्यों ना माने कि आप देश से आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं आग्रह करूंगा अपर्णा जी से कि जरा जिस आईडी की बात हो रही है उसके सत्यापन कर लिया जाए। सांसद प्रत्याशी अगर ये बात कहते हैं तो हम ये क्यों ना माने। और निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन आपको किसी भी कीमत पर आपके षड्यंत्र को कामयाब होने नहीं देगा। हम इस देश से आरक्षण समाप्त होने नहीं देंगे, आरक्षण नहीं देंगे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इंदिरा जी के सर्वाधिक संविधान संशोधन के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। नितिन जी, आवाज आ रही है? और रही माफियाओं की बात, जरा माफियाओं की चर्चा बहुत तगड़ी हो रही थी। अब ये पूर्वांचल के अभी आएंगे माफियाओं अगले सवाल में, इकट्ठे नहीं सवाल था, विपक्ष का सवाल था। इन्होंने कहा था पूर्वांचल से, और सभी लोग कह रहे हैं आप नितिन जी की आवाज ठीक की जाए, पूर्वांचल से माफिया समाप्त हो गए। ब्रजेश सिंह माफिया नहीं रह गए, सुशील सिंह माफिया नहीं रह गए, विनीत सिंह माफिया नहीं रह गए, धनंजय सिंह माफिया नहीं रहे। ये सब भाजपा गोद में है, ये सब वो भी जिंदा है। इसका मतलब पूर्वांचल से माफिया समाप्त नहीं
नहीं हुए। इसका मतलब ये तो आप ही कह रहे हैं ना, आपने कह दिया ना कि पूर्वांचल से माफिया समाप्त नहीं हुए, लगभग माफिया समाप्त नहीं हुए, संरक्षण प्राप्त है, भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, प्रदीप सिंह को संरक्षण प्राप्त है, एक बात प्रदीप जी, सुशील सिंह को संरक्षण प्राप्त है, प्रदीप ये मानेंगे ना, प्रदीप सरकारी गुंडे हैं, ये सरकारी गुंडे हैं। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, एक हकीकत है ना प्रदीप, आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप क्या कह रहे हैं, देश से माफिया समाप्त हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मेरे कहने का अर्थ समझिए प्रदीप जी, और अपने ऊपर लगे अपराधी। प्रदीप जी जरा संयम रखिए, जरा संयम रखिए। अरे भाई आप बोलते ही रहेंगे क्या? इस तरह की घटना हो रही हो, प्रदीप जी की आवाज डाउन करो, समाप्त हो जाएंगे। आप सुनिए, ऐसे नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एक वक्त ये था, नहीं बड़ा आरोप नहीं है, मैं जो बता रहा हूं, गुंडे रहेंगे नहीं ठीक है, जिनका नाम ले रहे हैं वो निश्चित तौर पर बाहुबली है, गुंडे हैं, माफिया, आप जो कहो। मैं ये कह रहा हूं कि एक वक्त ये भी था कि 16 सांसद बाहुबली थे, अब वो स्थिति नहीं देख रही है। एक अफजाल को मैं देख रहा हूं कि चुनावी मैदान में, ठीक है, चलिए निपेन जी के पास जाना है, और भी लोग हैं, क्योंकि पंकज जी के पास भी हमको लौट के आना है। निपेन जी, भाई महिलाओं के आप सुरक्षा की बात तो ना करें, अपर्णा जी ने साफ तौर पर ये अनुरोध कर लिया है। ठीक है, ठेका तो बीजेपी के पास ही रहेगा ना। अब तो ठीक है, आज से हम लोग ये बात नहीं करेंगे। अब ये अपर्णा जी के पास पूरा ठेका है। बस इतना बता दें कि मोदी जी की बेटियां जो देश का सम्मान बढ़ाकर भारत लौटी थी, मोदी जी ने कहा था ये तो मेरी बेटियां हैं, जब इन बेटियों को दिल जी जो शोषण करना, बेटियां चीख चीख के अपने पिताजी से कह रही थी पापा मेरा शोषण करने वाला आपकी संसद में बैठा है, और वो उस दिन में मोदी जी के साथ नई संसद में मौजूद था। दिल्ली की पुलिस ने उनके ऊपर आरोप साबित किया है, आरोप पर कोर्ट में दाखिल भी कर दिया है। आज उसी अपनी बेटी के शोषण करने वाले, यौन उत्पीड़न करने वाले की बेटी के लिए मोदी जी वोट मांग रहे, शर्म नहीं आती है? ये अब सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देते हैं। हम विपक्ष के लोग बिल्कुल नहीं बात करेंगे, आप मीडिया के लोग तो बात करेंगे ही नहीं, बिल्कुल। आप पंकज जी जैसे लोग बिल्कुल डिफेंस करने में, नहीं, हम तो आवाज उठाएंगे, चुपक हो गए। नितिन जी मैं तो आवाज उठाऊंगा। अरे आप मत करिएगा ना, गलत बात। आप सिर्फ बीजेपी एक काम करेगी, अपर्णा जी एक काम करेंगी, अब कोई पत्रकार नहीं बोले। हम तो अभी तक ये समझते थे कि पत्रकार परमानेंट विपक्ष होता है। हम आज तक, हमारे मन में गलत फहमी थी कि पत्रकार परमानेंट विपक्ष होता है, हमेशा सरकार के खिलाफ जनता के उत्पीड़न के सवाल करता है। लेकिन पंकज जी जैसे लोगों ने साबित कर दिया कि नहीं, अब वो बात खत्म हो गई है। लोकतंत्र के चार खंभे जो तो खत्म है, के मामले में नितिन जी जरा आईना में दिखा दूं मीडिया का, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में मीडिया ने जितना कवरेज किया, संभवतः आप लोग भी नहीं किए होंगे। संजय जी, आपका काम नहीं है। अभी मैं पंकज जी से एक सवाल लेने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। आपका काम एड लीजिए और मोदी जी के विज्ञापन दिखाइए और अपर्णा जी की बातों को साबित करिए। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आप यही काम मीडिया ने जो भूमिका निभाई थी उन महिला रेसलरों के साथ, नितिन जी शायद आप चैनल नहीं देखते होंगे। नहीं, आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझको आपको दलील देने की आवश्यकता नहीं है। एक घंटे का कवरेज हम लोगों ने किया था, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस वक्त भी हरिद्वार नहीं पहुंचे थे जब वो अपने मेडल को गंगा में बहाने जा रही थी। उस वक्त भी हम लोग कवरेज कर रहे थे। पंकज जी, सवाल तो खड़ा होता है ना, योगी आदित्यनाथ जी, अगर कोई ऐसा अपराधी मिलता है जहां महिला का कोई बलात्कारी हो या कुछ हो, वो युवक दोषी हो सकता है, क्या करेंगे भाई? लेकिन बुलडोजर तो उसके माँ बाप की घर पर चलता है ना। बिल्कुल। तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में ऐसी कार्रवाई संभवतः हो जाती तो आज ये सवाल ही नहीं खड़ा होता, विपक्षी दलों को मौका ही नहीं मिलता। देखिए, आपको मैं गोदी मीडिया कहूं, आप जैसे अच्छे लोगों को मैं गोदी मीडिया तो नहीं कहना चाहता हूं। आपने ओपनिंग किससे कराई? पंकज जी से। पंकज जी अरे पहले सुन लीजिए, इधर भी करके सुन लीजिए, तब बोलिएगा। 2 मिनट चुप हो जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए, तब आप बात करिए। 2 मिनट सुनाइए मत, बोलने दीजिए। पंकज जी आप साथ नितिन जी को बोलने ठीक है, आप लोग शांत रहिए ना यार, किसी की आवाज नहीं आ रही है। पंकज जी आप शांत रहिए। अच्छा ठीक है, पंकज, प्रदीप, मैं सबकी आवाज डाउन करवा दूंगा, मैं सबकी आवाज डाउन। मेरे चर्चा के
मेरे चर्चा का ये नियम नहीं है। प्रदीप जी, अभी चर्चाएं हम लोग नहीं आएंगे। पंकज जी शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, आज अभी छोड़ रहा हूं। शांत हो जाए, ठीक है। प्रदीप जी, हमें गला खराब करने ये किसी को जनता को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जनता को समझ में नहीं आएगा। आप शांत रहिए, पंकज जी शांत रहिए, नितिन जी को बोलने दीजिए। हाँ, डिबेट छोड़ रहा हूं, आप विपक्ष को नहीं बोलने दोगे, सिर्फ भाड़ों को नहीं, आप बोलिए। मैं इसी डिबेट में नहीं पंकज जी, पढ़ूंगा। पंकज जी आप मैं शांत नहीं पढ़ूंगा रहिए। डिबेट में। ऐसे लोगों को बिठाएंगे, आप हम लोगों की एनर्जी नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए सुनिए, मेरा सवाल आपने सुना नहीं पहले शायद। तो आप मेरा फोन कटवा देंगे। नितेंद्र जी, आपका पहले फोन आप एक कटा चरण नहीं में है, वो मुझे टेक्निकल पासवर्ड मौका देंगे, तकनीकी फिर आप कारणों से फोन कटा कर होगा। जाएगा। मेरे फिर जब चर्चा में आएंगे ये तो सब फिर नहीं ये लोग होता है। बोलेंगे। नितिन जी, मेरे चर्चा में ये सब नहीं होता है। मैं सबको संजय बराबर जी, मैं बोलने आपको बहुत का अच्छा अधिकार मानता देता हूँ। हूँ। संजय जी, आप अच्छे व्यक्ति हो, नहीं, लेकिन आपका बताइए, तकनीकी आप कारणों लोगों से को- कट गया होगा फोन, ये आरोप ना लगाएं प्लीज। हाँ प्लीज, नहीं, शांति। अच्छा चलिए ठीक है, संयम कोई से बात अभी नहीं। और आप आगे ये हम लोग को अभी चर्चा पे मेरे चलना साथ है। न्याय आप करोगे पंकज नहीं जी से करोगे? जरा एक सवाल अभी मेरे ले साथ न्याय करोगे? ठीक, आप अभी शांत हो मेरे साथ जाइए। न्याय करोगे कि नहीं करोगे? आप शांत हो जाइए। आप पहले ओपनिंग कराते हैं जी नहीं, और ये मेरे लगातार डिबेट का इन्होंने- नियम है कि जो भी वरिष्ठ पत्रकार होगा उसी से मैं चर्चा की शुरुआत कराता हूँ। बिल्कुल नहीं तय कराइए। करेंगे, इसके ठीक बाद है। आप पत्रकार चाहे वो है, आशीष भाजपा जी को रहते हो वक्ता या बोलेंगे, कोई भी और पत्रकार रहता हो, हमें ठीक जवाब है। देने का मौका भी नहीं देंगे। ठीक है, आप। नहीं नहीं, आपको पूरा हमें मौका आप जवाब देंगे। भी एक नहीं सवाल ले देंगे। लेने दीजिए, शांत हो जाइए। 5 मिनट तो शांति अब कराने मुझे में बोलने भी चला नहीं जाएगा। देंगे तो कैसे काम? वक्त क्यों कीमती बुलाते होता है। हो? तो हम एक लोग सवाल की पंकज एनर्जी जी भी से खराब लेने दीजिए कराते ना। हो। एक सवाल लेने दीजिए, फिर संजय जी, आपको पूरी आपको एनर्जी उसका मेरे- आपको उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। मैंने पंकज जी से सवाल पूछा है कि भाई कई ऐसे आरोपी थे जिनका घर तक बुलडोजर चल गया, बेटा अपराध किया, माँ बाप बूढ़े थे, उनके घर पर बुलडोजर चल गया, तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट क्यों? ये बहुत गंभीर सवाल है जी। देखिए पंकज जी, देखिए पहले तो एक बात मैं समालोचना चाहूंगा। देखिए एक बात तो पहले समझ लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप तय हो गए। पहलवानों, महिला पहलवानों ने, जो राष्ट्र की शक्ति है, उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया, उसका दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर बकायदा आरोप तय कर दिए हैं, तो उसको वो फेस करने को तैयार है ट्रायल। और बृजभूषण शरण सिंह 55 महिला कॉलेज चलाते हैं, आज सालों से चला रहे हैं। इस तरह के कभी अनर्गल वो नहीं लड़ गए। और बृजभूषण शरण सिंह पे इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना, चूंकि वो हरियाणा से लॉबी से कनेक्ट है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रायोजित है, इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने हरियाणा के वर्चस्व को रेसलिंग एसोसिएशन से समाप्त किया, पहली चीज। अच्छा, इसमें तो समालोचना हो गई, लेकिन कई लोग जेल की चक्की काट रहे हैं, अभी ट्रायल चल रहा है। दूसरी चीज ये भी समझ लिया, जो ये हो रहा था कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सभाओं में जो भगदड़ हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, तो ये भी आप समझ लिया 2014 में पटना में रैली हो रही थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, उसमें बम फूटे थे, उसमें बम चले थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने सबको वहां पर अटेंशन किया कि इसका अर्थ है कि जो भगदड़ हुआ प्रशासन ने बड़ी चूक की। वहीं खड़े रहिए, और न कोई भगदड़ मची न कुछ हुआ, लोग सामान्य तरीके से चले गए, यहाँ दोनों नेता भाग गए थे और यहाँ चले गए, और वो कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज जो अभी कह रहे थे, मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, 2014 में उन्होंने सरकार छोड़ी तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है। ये चीज देख लीजिए। और तीसरी चीज, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम करिए, हम लोग कोई पेट्रोल के उत्पादक देश नहीं है, हम लोग दूसरे कंट्रियों के ऊपर आधारित है, और वहीं से इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोल बेचते हैं। तीसरी चीज, और जो अभी कह रहे थे गुंडा बदमाशी की बात, समाजवादी पार्टी के नेता, मुलायम सिंह के कार्यकाल में क्या होता था? मुलायम सिंह के कार्यकाल में पूर्वांचल में 2 मर्डर से 3 मर्डर पर डे होते थे, जिसका रिकॉर्ड अखबारों में मिल सकता है, तमाम जगह मिल सकता है, और उसमें 2 से 3 मर्डर पर डे होते थे। और मुलायम सिंह से जब पंकज जी, अतिवाद हो गया। पंकज जी, अतिवाद, कोई पैमाना नहीं है। अपराध को आप शांत रहिए, नितिन जी को बोलने दीजिए। नितिन जी बोलिए। नहीं, अब इनको पत्रकार कहेंगे, उस पर सवाल मत खड़ा कीजिए। पंकज जी, आप शांत रहिए। देखिए, पत्रकार को पत्रकारी कहेंगे, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। नितिन जी, अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, किसी के पैसे पे नहीं सवाल खड़ा। अच्छा बताइए, आज जिंदा आप आपत्ति दर्ज कीजिए ना भाई, बुलडोजर चला करके, अब वो इनको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में ये पत्रकार कहलाने का अधिकार रखते हैं। लोकतंत्र में पत्रकार परमानेंट विपक्ष होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सवाल करने चाहिए। पत्रकारों की भी अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, हाँ प्रदीप बोलिए। बहुत ज्यादा दुखी हुआ मैं
जब दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र की भी समीक्षा कर डाली, एक स्वघोषित पत्रकार महोदय ने कह दिया कि वो आरोप पत्र जरूर दाखिल हो गया लेकिन वो इस नेचर के व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपराध किया ही नहीं, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। नंबर 1 बहुत शर्म की बात। नंबर 2 इन्होंने अपराध के आंकड़े बताए। आप निश्चित तौर पर पत्रकारिता कर रहे होंगे, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 2.5 महीने तक राजधानी बावरिया गिरोह की बंधक बनी रही। कभी चिन्हट में डकैती, कभी मोहनलालगंज में डकैती, कभी दुबग्गा में डकैती, 2.5 महीने लगातार। उस समय आपके पास परमानेंट डीजीपी भी नहीं था। और आप बात करते, जब आप कार्यकाल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों की चर्चा करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राजधानी ने पहली बार AK-47 की गर्जना देखी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनपद हजरतगंज के बीच में 200 राउंड गोलियां चलने की वारदात पहली बार देखी थी। पहली बार मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी पर AK-56 की गर्जना देखी थी। पहली बार ये आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की घटना है। और आप जब बात करते हैं कार्यकाल में, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में 112 विधायक अपराधी हैं, आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री अपराधी है। और इतना ही नहीं होता है, जब आप महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं तो हम बार बार कह रहे हैं कि 55 सालों में हमने 55 रुपए का पेट्रोल किया और आपने 100 करीब कर दिया। आपने 50 रुपए आप ही के पास आएंगे 30 रुपए डीजल देने का वादा करके इस देश के किसान, और इतना ही नहीं, आपने किसानों को भी उसी रेट में आपने डीजल दिया। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप बात कर रहे हैं, पेट्रोल के उत्पादक देश आप नहीं है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम प्रति बैरल गिर रहे होते हैं और अभी भी निचले स्तर पे हैं और आपके दाम लगातार बढ़ते हैं, तो वो पैसा किसकी जेब में जाता है ये भी बता दीजिएगा। और निश्चित तौर पर जब हम आय की बात कर रहे होते हैं, हम जब किसानों की बात हमने की, हमने कहा कि किसानों की आय आपने 27 रुपए प्रतिदिन कर दी। ये पत्रकार महोदय ने इस पर जवाब नहीं दिया। 74,000 रुपए कर्जा कर दिया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी भी हुई है प्रदीप, ये भी जयराज जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि आप इन सवालों पर देश इस समय तय कर चुका है, अपर्णा से जवाब ले लें। इस देश से आरक्षण समाप्त करने नहीं देंगे और भारतीय आरक्षण पर मामला फिर आ जाता है तो मुझे हास्यास्पद लगता है। नहीं देंगे, ठीक है, अपर्णा जी से जवाब लेंगे। ठीक है, प्रदीप आ गया चर्चा में सबको बराबर समय। अपर्णा जी जवाब दीजिए। संजय राजन जी, मुझे सिर्फ दो मौके मिले हैं और मैं देख रही हूँ इनको 3-4 मौके। नहीं, आधा समय तो इन लोगों को शांत कराने में चला गया। चलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। कोई जवाब दे रहा है तो उसके, कोई सवाल कर रहा है तो उसके जवाब देने का अधिकार तो मुझे दीजिए। जी हाँ, आप बोलें। देखिए, सबसे पहली बात, आरक्षण को लेके ये इतने बार बराबर ये कह रहे हैं, सबसे आरक्षण को लेके अगर किसी ने सबसे ज्यादा गलत काम किया तो किसने किया है? दलितों का आरक्षण छीन के जामिया का आरक्षण छीन के इन्होंने अल्पसंख्यकों को नहीं दे दिया, अपने मैनिफेस्टो में पढ़ाई कराएंगे, इनको आरक्षण देंगे अल्पसंख्यकों को। और आपको पता है अल्पसंख्यक में 71% मुस्लिम आते हैं। आप सिख और जैन समाज की बात करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को देखा आपने। रही बात कि संविधान बदल जाएगा, सबसे ज्यादा संविधान तो इमरजेंसी संविधान बदलने का काम तो इनकी कांग्रेस पार्टी सरकार ने लिया। हमने टोटल 8 बार कानूनों को बदला है और उनको कहीं ना कहीं फेरबदल किया है कानूनों में। इन्होंने कम से कम ऐसे 99 कानून है तो मैं अभी गिना दूंगी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उसे बदलने का काम किया। तो संविधान बचाओ का नारा इनके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता है, मुझे लगता है एकदम हास्यास्पद है। और इनको इस बात को सोच विचार कर प्रवक्ता महोदय को बोलना चाहिए कि संविधान बचाओ और आरक्षण की बात आप मत। पूरे देश में हाहाकार मचा दिए थे, उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ये लाई लेके राहुल गांधी के घूम रहे हैं। महिलाओं की अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपकी पार्टी में राजनाथ खेरा जी को बुरी तरीके से गाली गलौज से साफ निकाला गया है। वो उन्होंने तो ये तक कह दिया था, जिससे भी बात करती थी उनका पक्ष तक किसी नहीं रखा। तो अपनी कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, ये किसी से अछूता नहीं है। इनके अपने ही जो विचार है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, इसमें कोई दौराई नहीं है। इसीलिए आप लोग इनको रामद्रोही कह रहे हैं। सबका प्रयास लेकर चलने वाली पार्टी है, कोई विचारधारा अलग नहीं रखती है, सब एक जैसे है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कृपया करके आप ये आरक्षण को लेकर, ये व्यापारी जो राम का व्यापार करने निकल पड़े पाखंडी लोग,
अब राम का धंधा करने वाले लोगों को अब आप राम भक्त बताएंगे? ये व्यापारी लोग आए धंधा करने राम का, राम को बेचने वाले लोग, राम के नाम पर घोटाले करने वाले लोग, राम के नाम पर इतनी जमीनें लूट लेने वाले लोग, अब ये राम का नाम पर व्यापार करेंगे। जनता समझ गई है, इस बार जवाब मिल रहा है। अयोध्या भी हार रहे हैं। चलिए ठीक है, अयोध्या जीत के दिखाएं। ये तो 4 जून को पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि कांटे की टक्कर तो है। ठीक है, अपर्णा जी आ गई आपकी बात। जरा मयंक जी से एक सवाल ले लें। प्रदीप आते हैं, जरा मयंक को मैं चर्चा में शामिल कर लूं, फिर आता हूं। मयंक जी, भाई ये आरक्षण को लेकर के तमाम तरह के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दोनों तर्क मुझे समझ में नहीं आता है कि ओबीसी SC ST का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को देने की बात, संविधान को पूरी तरह से बदलने की बात। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंदिरा गांधी के समय में सर्वाधिक 25 बार संशोधन हुआ। मूल जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें भी संशोधन हुआ, लेकिन भारतीय लोकतंत्र और भारतीय व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। तो ये सियासी मन से जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है? मयंक जी। संजय जी, आपके प्रश्न का जवाब मैं 2 मिनट बाद दूंगा, लेकिन पहले अभी जो माहौल जनता ने देखा, जो इंडी गठबंधन है, जिस तरीके से दोनों प्रवक्ताओं की जो भाषा शैली थी, उससे वो आकलन हो गया कि इनको कहीं भी बैठाएंगे ये सिर्फ उपद्रव करेंगे, इसके अतिरिक्त इनको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ झूठी बातें और कुछ नहीं। जिस तरीके का माहौल अभी आपने देखा है और आपको बस 2 मिनट की बात है, आपकी खता सिर्फ इतनी हो गई कि आपने पूर्वांचल में यह कह दिया कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का आतंक समाप्त हो गया है। ये आपकी खता हो गई, इस वजह से आप भी गोदी मीडिया का शिकार हो गए। मतलब इस आपकी गलती इतनी थी, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं कि जब इनके पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कहीं भी कभी भी किसी तरीके से ये कहा गया कि संविधान बदला जाएगा। ये सिर्फ, और राष्ट्रीय लोकदल ने कभी, राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे भाजपा एनडीए गठबंधन हो, कभी नहीं। नितिन जी ध्यान, लल्लू सिंह का प्रत्याशी बोल रहा है राष्ट्रीय लोकदल ने कभी इस चीज की बात नहीं। ये लोग सिर्फ आप अनर्गल प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। लल्लू सिंह ने बोला था, वो बयान है, ठीक है। नितिन जी, मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात है नितिन जी, मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं, मैं जिस गठबंधन में अपने पार्टी की बात कर रहा हूँ कि कहीं संविधान बदलने की बात नहीं। ये अनर्गल प्रलाप है आपका, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अरे पढ़ते लिखते नहीं हो क्या पढ़ते लिखते नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और भाई मैंने क्या कहा, एनडीए के कहीं भाई जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कहीं ये चीज नहीं कही, शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ये नहीं कहा कि संविधान बदला जाएगा। ये सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ चीखना आता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। तलवे चाट लोगों फिर इसका मतलब पढ़ते लिखते नहीं। जो मनाएगा वो बोल देंगे, जो मनाएगा वो बोल देंगे। त्रिवेदी जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है। नितिन जी, मयंक त्रिवेदी जी राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप भी सम्मानित प्रवक्ता हो, भाषाएं अच्छी हो। फिर वही चीज है, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। जब गठबंधन घोषणा पत्र पढ़ा है आपने, पढ़ते लिखते आप नहीं, यानी घोषणा पत्र पढ़ा है आपने एनडीए का? एनडीए घोषणा तो पड़ा है, आपके तो 50 घोषणा पत्र हैं, कभी कांग्रेस का है, कभी समाजवादी का, हर दिन हर समाजवादी और कांग्रेस का अलग-अलग है। आपने पढ़ा है घोषणा पत्र? ठीक है, वक्त कम है। भाषा अपने आप को तो आप देखिए, देखिए इस भाषा का जिस तरीके का चरित्र है वो ये समय जाए हो रहा है। ये चीज हर जगह मत दिखाया करिए, समय कम है, वाइंड अप करने का संकेत हो चुका है। हर जगह मत दिखाया करिए, ठीक है, अपने चरित्र को हर जगह मत दिखाया करिए। नितिन जी, इनके जैसे प्रवक्ता जिनको सिर्फ बोलने के लिए मत दिखाया करिए, कोई मतलब नहीं है। मयंक जी झूठो साथ बैठ के झूठे मत बनो, लिहाज रखो। लिहाज नहीं, लिहाज आप भी रखिए। चलिए, समय यहीं तक हमें इजाजत देता है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। ठीक है, ठीक है, समय यहीं तक इजाजत दे रहा है। आज ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया है। ठीक है प्रदीप, समय यहीं तक हमें वक्त दे रहा है। जाहिर सी बात है, आज चर्चा काफ़ी हंगामेदार हो गई, इसमें कुछ वक्त ज़्यादा निकल गया, चूँकि जितने भी प्रवक्ता थे, सियासी दलों के नुमाइंदे थे, उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। सियासी मंच है, सियासी गर्माहट भी है, तपिश भी है। जाहिर सी बात है, ऐसे मंच पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे ही। लेकिन मेरा ये साफ तौर पर कहना है कि अगले 2 चरण के जो मतदान और चुनाव होने वाले हैं वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एनडीए के पास ज़्यादातर सीटें थी, और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन कुछ बेहतर हासिल कर पाती है तो ये इंडिया गठबंधन की उपलब्धि हो सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने पूरी ताकत इन 2 चरणों के लिए झोंक दी है। ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।